हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हम आगे कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसकी लास्ट 2 वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इंट्रोडक्शन प्लस जो वर्किंग है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस की, वो हम शुरू कर चुके हैं। तो जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसमें 3 तरह की मतलब मशीनरी प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, सेकंड है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, थर्ड है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। सबसे पहले स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन बनता कैसे है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ही स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, स्टेट कमीशन जो है वो उसी स्टेट कैपिटल में अपने काम करता है। ठीक है, जहाँ पे उसे अपॉइंट किया गया है या वहाँ पे जहाँ पे भी उसे स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है उसे काम करना पड़ता है। नाउ द पॉइंट इज कि स्टेट कमीशन की कंपोजिशन क्या है। तो स्टेट कमीशन में सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अलावा नॉट लेस देन 4 मतलब कम से कम 4 मेंबर्स। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर? जितने सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती है उतने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में हमने किया था कि प्रेसिडेंट प्लस कम से कम 2 मेंबर। यहाँ पे कम से कम कितने आ रहे हैं? 4 मेंबर्स आ रहे हैं। अब क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स। हाँ जी, क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगी कि कैसे उनकी रिक्रूटमेंट करनी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस के, रेजिग्नेशन कैसे देना है, रिमूवल कैसे होगा। तो स्टेट कमीशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सारी रिक्रूटमेंट से लेके रेजिग्नेशन और रिमूवल तक की प्रोसीजर कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, टाइम टू टाइम बताएगी। अब बात हो रही है कि उनका सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होगा। सैलरी एंड अलाउंसेस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब है कि इस एक्ट के बनने से पहले जो स्टेट कमीशन के मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट है, दे शैल होल्ड ऑफिस, वो उसी तरह से अपना काम करेंगे एज प्रेसिडेंट और मेंबर। एज द केस में भी कब तक करेंगे? जब तक कोई उनकी टर्म्स पूरी नहीं होती। अगर वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, जब तक 5 साल पूरे नहीं होंगे तब तक वो एज इट इज काम करेंगे। अब इन स्टेट कमीशन के जो मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, मेंबर्स हैं, उनको असिस्ट करने के लिए ऑफिसर्स और मेंबर्स होंगे। उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। भी कितने ऑफिसर और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनका काम क्या होगा। ठीक है, वो सारे काम ये लोग करेंगे जो कि मतलब कि प्रेसिडेंट की सुपरविजन के लिए ज़रूरी है, सुप्रिटेंडेंट्स के लिए ज़रूरी है। उनका सैलरी एंड अलाउंसेस जो है टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाएगा। किनका? जो हमने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने हैं, ऑफिसर्स या अपॉइंट क्यों करने हैं? टू असिस्ट द स्टेट कमीशन। जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में किया था, उसी तरह से इनका यूरिडिक्शन होगा। यूरिडिक्शन मतलब ये कहाँ कहाँ पे अपनी पावर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला आके पेक्युनरी। पेक्युनरी में हमने बात करनी है कि मॉनेटरी कंडीशन की। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंप्लेंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए तक है तो वहाँ पे स्टेट कमीशन के पास वो कंप्लेंट जाएगी। ठीक है, कंप्लेंट कहाँ तक जाएगी? 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपीस तक की जो कंप्लेंट है, वैल्यू ऑफ गुड्स की जो कंप्लेंट है वो स्टेट कमीशन के पास जाएगी। अप टू 1 करोड़ की जो कंप्लेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगी। ठीक है, तो वो जो कंप्लेंट है 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
हाँ जी, इसमें यूरिडिक्शन एक नया ऐड हुआ है, दैट इज सुपरवाइजरी यूरिडिक्शन। सुपरवाइजरी यूरिडिक्शन में आता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जा चुका है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है उसका मतलब डिसीजन नहीं ले पाया या उसके डिसीजन से जो कंप्लेनेंट या अपोजिट पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, देन वो किसके पास आएगा, स्टेट कमीशन के पास आएगा। ठीक है, अब जो भी यूरिडिक्शन होगा उसकी जो पावर्स और अथॉरिटी है स्टेट कमीशन की, दैट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द बेंचेस। अब बेंच क्या है, बेंच मतलब कि एक तरह की कमेटी है जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा और एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स होंगे, किसके, स्टेट कमीशन के। कितने मेंबर्स होंगे, दे विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, देन वेयर द मेंबर, अगर जो बेंच है, बेंच के जो मेंबर्स हैं, अगर उनकी ओपिनियन डिफर कर रही है, देन जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। पर मेजॉरिटी का डिसीजन होना चाहिए। अगर मेजॉरिटी का डिसीजन नहीं है, मींस इक्वली डिवाइड हो गया, तो ठीक है, 2 मेंबर्स जो है फेवर में है, 2 मेंबर्स अगेंस्ट है, देन प्रेसिडेंट जो है उन पॉइंट्स को कंसिडर करेगा। जहाँ पे जो प्रेसिडेंट की ओपिनियन होगी दैट विल बी फाइनल, या प्रेसिडेंट चाहे तो वो डिसीजन है किसी और के साथ शेयर कर सकता है, देन जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल डिसीजन। टेरिटोरियल यूरिडिक्शन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट का किया था। फर्स्ट पॉइंट है कि अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टी, अगर एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टी हैं, सारी एक ही जगह पे रिजाइड कर रही हैं, तो जहाँ पे वो रिजाइड कर रही हैं या उनका बिजनेस चल रहा है या उनकी ब्रांच है या वो पर्सनली काम कर रही हैं, तो उस एरिया का जो स्टेट कमीशन है वहाँ पे कंप्लेंट लिखी जाएगी। अगर वो जो है अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही हैं तो एनी ऑफ ऑपोजिट पार्टी, 3 जो है ऑपोजिट पार्टीज हैं, तीनों का अलग अलग स्टेट में जो बिजनेस है, तो उनमें से कोई एक पार्टी यहाँ पे रह रही है, ठीक है, या अपना बिजनेस कर रही है या उसकी ब्रांच वहाँ पे है, तो या वो पर्सनली काम कर रही है, तो वहाँ पे भी स्टेट कमीशन को वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ गया, यहाँ पे कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है, वहाँ का जो स्टेट कमीशन है वहाँ पर भी कंप्लेंट की जा सकती है, या खुद कंप्लेनेंट यहाँ पे रिसाइड करता है। ये 2019 की खास बात है एक्ट की, कि इसमें जहाँ कंप्लेनेंट खुद रह रहा है वहाँ पर भी वो क्या कर सकता है, स्टेट कमीशन के पास कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ केसेस, तो स्टेट कमीशन के पास ये भी पावर है कि कंप्लेनेंट के कहने पे या वो अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई भी केस जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पेंडिंग पड़ा है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये स्टेट कमीशन के पास पावर है। पावर टू रिव्यू, इसके अलावा स्टेट कमीशन के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर जो उसने पास किया है उस ऑर्डर में अगर किसी तरह की एरर अपीयरेंट हो रही है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड आइदर ऑफ इट्स ऑन मोशन, वो अपनी मर्जी से भी या कंप्लेनेंट के कहने पर क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। जो उसने ऑर्डर दिया अपने ही ऑर्डर को वो रिव्यू कर सकता है विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर, उस ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अंदर। तो स्टेट कमीशन की वर्किंग यहाँ ख़त्म होती है। अब आ गया कि अगर स्टेट कमीशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल कमीशन के आगे अपील कर सकते हैं। तो अपील कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन केसेस में हम नेशनल कमीशन के आगे अपील कर सकते हैं। फर्स्ट केस तो आ गया कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ अ स्टेट कमीशन, ठीक है, स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया, दोनों पार्टीज उससे सेटिस्फाई नहीं है, देन विद इन 30 डेज वो क्या कर सकती हैं, नेशनल कमीशन के पास जा सकती हैं, नेशनल कमीशन के आगे अपील कर सकती हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन 30 डेज के बाद अपील को एंटरटेन नहीं करेगा, बट अगर उसको लगता है कोई सफिशिएंट कॉज है देन वो 30 डेज के बाद भी अपील को एंटरटेन कर लेगा। जैसा कि हमने पहले किया था कि अगर किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अमाउंट पे करनी है तो तब तक नेशनल कमीशन उसकी अपील नहीं सुनेगा जब तक वो 50% अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाता।
ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, जब नेशनल कमीशन के पास अपील की जा सकती है, जब कोई अपील इस तरह से है, मतलब कोई केस इस तरह से है जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, देन क्या होगा, देन हम नेशनल कमीशन के पास अपील कर सकते हैं। ठीक है जी। मीन्स नेशनल कमीशन को भी लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, देन वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट होगा, फॉर्मुलेट होने के बाद अपील की सुनवाई की जाएगी। देन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर पास बाय एक्स पार्टी, एक्स पार्टी में आ गया स्टेट कमीशन। अगर स्टेट कमीशन ने किसी तरह का ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट जो है अपील नेशनल कमीशन के पास की जा सकती है। अगर किसी तरह की अपील की गई है तो उस अपील को अडजर्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि वहाँ पे कोई सफिशिएंट कॉज शो नहीं किया जाता उस अपील को एडजर्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, एडजर्नमेंट कॉस्ट की ऑर्डर की जो भी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो क्या किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। अगर बाय चांस वो जो अपील को लेट डिस्पोज किया जाता है तो वो क्या होगा, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन जो भी है वो इन राइटिंग देंगे कि किस कारण से उस अपील को की सुनवाई जो है लेट की गई है। ठीक है जी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, स्टेट कमीशन हो गया, अब हम करने जा रहे हैं नेशनल कमीशन। आप देखोगे कि जो कमीशंस की कंपोजिशंस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। तो कंपोजिशन में आ गया कि यहाँ पे जो नेशनल कमीशन है इसको कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट जो है नेशनल कमीशन को फॉर्म करेगी। ठीक है, ये नेशनल कैपिटल रीजन में अपने सारे काम करेगा। तो इट में, ठीक है, जैसा हमने पहले किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन उस जो है एरिया ऑफ ऑपरेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसा हमने पहले किया, नेशनल कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होगा और मिनिमम 4 मेंबर्स होंगे और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है दे विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो क्वालिफिकेशन है और प्रेसिडेंट्स की मेंबर्स की कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके उनकी क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, रेजिग्नेशन, रिमूवल सब डिसाइड करेगी। ठीक है, जो उनका ऑफिस होगा वो मतलब कि 5 साल से ज़्यादा के लिए कोई भी अपना ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, बट उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। एक टाइम पे वो 5 साल के लिए अपॉइंटेड होंगे, उसके बाद वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। अब जो मैक्सिमम एज दी गई है वो प्रेसिडेंट की 70 ईयर्स है और जो मेंबर्स की है 67 ईयर्स। ठीक है, दे विल नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज। जैसे कोई पर्सन है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है, 68 ईयर्स की एज में अपॉइंट हुआ है, तो वैसे तो वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट क्योंकि आफ्टर 2 ईयर्स ही विल बी ऑफ 70 ईयर्स, तो 70 ईयर्स के ज़्यादा वो जो अपनी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ पे वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। पॉइंट समझ के, तो 5 साल और 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, जहाँ पे अगर कोई पर्सन 65 ईयर्स में मेंबर बनता है नेशनल कमीशन का, तो वैसे तो वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट एट द एज ऑफ 67 ईयर्स वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिर्फ 2 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स का मतलब है कि इस एक्ट को बनने से पहले जो मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट था, दे विल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। उसी तरह से जो है स्टाफ टू असिस्ट द नेशनल कमीशन, जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेगी। उनकी जो सैलरीज हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब हम बात करेंगे यूरिडिक्शन की। तो सबसे पहले पेक्यूनरी यूरिडिक्शन, तो यहाँ पे जो कंप्लेंट्स होंगी वो 10 करोड़ से अबव की कंप्लेंट्स नेशनल कमीशन के पास जाएंगी। कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स 10 करोड़। ठीक है जी, अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट, 1 to 10 करोड़ स्टेट, अबव 10 करोड़ टू द नेशनल कमीशन। ठीक है, अपलेट यूरिडिक्शन आएगा तो स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अपील यहाँ पे जाएगी। इवन सेंट्रल अथॉरिटी के जो भी अगेंस्ट है, ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो भी अपील है वो किसके पास जाएगी, नेशनल कमीशन के पास जाएगी।
एपलेट यूरिडिक्शन यहाँ पे नया है, सुपरवाइजरी यूरिडिक्शन बिल्कुल सेम है जैसा हमने स्टेट कमीशन में किया था। ठीक है, तो नेशनल कमीशन को अगर लगता है कि जो स्टेट कमीशन के ऑर्डर्स पास किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, देन वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स के लिए रिकॉर्ड्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास पावर है कि जो स्टेट कमीशंस ने ऑर्डर पास किए हैं उनको वो कॉल कर सकते हैं। अब जो नेशनल कमीशन का यूरिडिक्शन होगा वो भी बेंचेस के थ्रू मतलब डिसीजंस लिए जाएंगे। बेंच में एक प्रेसिडेंट होगा, एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो अगर जो बेंच के मेंबर्स हैं उनकी ओपिनियन डिफर कर रही है तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल। ठीक है जी, अगर जो है दोनों साइड्स पे अगेंस्ट और फेवर में सेम पर्सन है, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, देन वो जो पॉइंट्स है प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। तो प्रेसिडेंट जो है सबकी ओपिनियन सुनेगा, ओपिनियन के बेसिस पे देन वो डिसीजन लेगा और उसका जो डिसीजन होगा विद इन 2 मंथ्स लिया जाएगा। ठीक है, नेशनल कमीशन के पास पावर है कि अगर उसे लगता है कि जो पहले अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया वो मतलब उसमें उनको लगता है कि किसी तरह के रिव्यू की ज़रूरत है तो वो उसको रिव्यू भी कर सकता है। वो अपनी मर्जी से भी कर सकता है और पार्टीज़ की एप्लीकेशन पर भी कर सकता है। अगर मतलब जो ऑर्डर पास किया गया है तो सेटिस्फाई नहीं है पार्टी तो वो आगे अपील कर सकती है। ठीक है, पावर टू ट्रांसफ़र द केस, तो नेशनल कमीशन अपनी मर्जी से और एट द एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है, किसी भी कंप्लेंट को जो कि डिस्ट्रिक्ट के पास है दूसरे डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट कमीशन के पास है तो दूसरे स्टेट कमीशन को क्या कर सकती, ट्रांसफ़र कर सकती। हमने स्टेट कमीशन के केस में किया था कि जो स्टेट कमीशन है वो एक डिस्ट्रिक्ट का जो कंप्लेंट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कंप्लेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो नेशनल कमीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट का स्टेट को या एक स्टेट का दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, अब आ गया जी, अगर नेशनल कमीशन से हम सेटिस्फाई नहीं है, नेशनल कमीशन के ऑर्डर से ही सेटिस्फाई नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, 30 डेज का टाइम ज़रूरी है। अगर कोई पार्टी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन जाना चाहती है बट उसको जो पहला डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट पे करनी है तो जब तक वो 50% पे नहीं करता, हमने तीनों केसेस में किया, तब तक वो आगे अपील भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर कोई अपील नहीं की गई तो उस केस में जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिसीजन है, स्टेट कमीशन का डिसीजन है, नेशनल कमीशन का डिसीजन है दैट विल बी फाइनल। उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अपील नहीं की गई, इट मीन्स कि उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन है दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द बोथ पार्टीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो रिड्रेसल मशीनरी है वो कवर हो रही है जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन किया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।